दोस्तों, यह कहानी है 326 बीसी की, जब मैसेडोनिया का शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर दुनिया के सभी देशों को जीतकर विश्व विजेता बनने की ओर बढ़ रहा था। इसी क्रम में वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को जीतकर अफगान और तुर्क राज्यों को भी पराजित कर खैबर दर्रे को पार कर भारत की ओर बढ़ रहा था। इस समय तक यह यूनानी सिकंदर दुनिया की जितनी जगहों को जानता था उसका 2/3 हिस्सा वह जीत चुका था और अब बस यह आखिरी छोर यानी कि भारत को जीतकर वह पूरे विश्व पर एक छत्र राज करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बड़े बड़े राजाओं को तो हरा सकता है, परंतु भारत की जनजातियों या यहाँ के वीर योद्धाओं को परास्त करना उसे बहुत भारी पड़ जाएगा। और भारत के सभी योद्धा तो दूर, बल्कि एक वीर पोरस ने ही इसकी जड़ें हिलाकर रख दी। बता दें कि पोरस यहाँ की झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज किया करता था और झेलम नदी के किनारे हुए सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को ही बैटल ऑफ हेडेस्पस के नाम से जाना जाता है, जो कि झेलम को पहले हिडस्पस के नाम से ही जाना जाता था। इसी कारण इस युद्ध को यह नाम दिया गया था। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तब भारत के पश्चिम उत्तर में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और इनके राजाओं के बीच आपसी मतभेद भी बहुत से थे, जिस कारण ये कभी भी संपूर्ण संगठित नहीं हो पाए। इनकी यही अनेकता आगे भारत के लिए संकट का कारण बनी। जैसे कि तक्षशिला के राजा अमाभी और पोरस दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन ये दोनों ही अपने अपने राज्यों का विस्तार करना चाहते थे, जिस कारण इनमें आपसी मतभेद बढ़ने लगे थे। और यही कारण रहा कि सिकंदर द्वारा जब सिंधु नदी को पार कर लिया गया तो राजा अमाभी ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तुरंत ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह राजा अभिसार तथा अन्य ने भी सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, परंतु महान राजा पोरस ने सिकंदर के सामने झुकने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसे अपने राज्य की सीमा पर युद्ध के लिए भी ललकारा। लेकिन इस तरह पोरस द्वारा युद्ध के लिए ललकारना इस 2/3 विश्व विजयी सिकंदर को बड़ा अपमानजनक लगा, जिसके चलते वो पोरस के इस छोटे से राज्य को कुचलने के लिए अपनी महान सेना के साथ आगे बढ़ निकला। फिर जल्दी ही वह झेलम नदी के किनारे आ पहुंचा। इस तरह झेलम नदी के एक ओर सिकंदर था तो दूसरी ओर राजा पोरस। जहां सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ सवार और वहीं 150 हाथी थे। पर स्थितियां कुछ ऐसी थी कि दोनों किनारों पर व्यक्ति युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन झेलम इस तरह से बह रही थी कि मानो वह इस युद्ध को रोक रही हो। अभी गर्मी के आखिरी दिनों का ही मौसम चल रहा था, जिसके कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आने ही वाला था और उस समय झेलम को पार करना लगभग नामुमकिन था। इसी के चलते सिकंदर की पूरी कोशिश यही थी कि बारिश से पहले वह झेलम को पार कर जाए। साथ ही इसने पोरस की सेना को भ्रमित करने के लिए बार बार अपनी सेना की पोजीशन को चेंज करवाया और अपने खुफिया दल के माध्यम से 17 मील दूर नदी पार करने का एक आसान रास्ता ढूंढ लिया था। उनकी योजना के अनुसार सिकंदर ने अपनी 1/4 सेना को सेनापति सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में दूर दूर तक फैला दिया और बाकी बची हुई 3/4 सेना के साथ गुपचुप तरीके से उत्तर की ओर रवाना हो गया। परंतु उस रात नदी की धारा बहुत तेज थी, जिसके चलते सिकंदर की सेना ने बड़ी ही मुश्किल से झेलम नदी को पार किया। हालांकि उसने यह काम बड़ी ही चतुराई और शांति से किया था, लेकिन उसकी यह खबर राजा पोरस तक पहुंची गई, जिसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने 2000 घुड़सवार और 100 रथों की एक टुकड़ी को अपने पुत्र की अगुवाई में उत्तर की ओर भेज दिया। तो सुबह की मंद रोशनी और बारिश की हल्की बूंदाबांदी के बीच पोरस की छोटी सी सेना की मुलाकात सिकंदर की भव्य सेना से होती है। हालांकि रात में भयंकर तूफान आने के कारण पोरस की सेना सिकंदर के आगमन को समझ नहीं पाई थी। फिर जैसे ही नदी पार हुई तो सिकंदर ने पूरे तरीके से पोरस की छोटी टुकड़ी को तबाह कर दिया और इसमें पोरस के बेटे की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे ही यह खबर पोरस तक पहुंची तो वह समझ चुका था कि अब उसके पास समय कम है और सिकंदर उसकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। इसीलिए वह अपनी सेना के सबसे अधिक हुनरबाजों को लेकर उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा
और इस तरह एक ऐतिहासिक युद्ध शुरू हो जाता है। इन सेनाओं में दोनों ओर से घुड़सवार शामिल थे, जिसमें पोरस की ओर से घुड़सवारों के साथ साथ रथ सवार और सिकंदर की सेना को रोकने के लिए उनके सामने हर 50 फीट की दूरी पर हाथियों को भी तैनात किया गया था। ये हाथी बड़े ही ताकतवर और कुशल थे। इनकी पीठ पर भाला फेंकने वाले और तीरंदाजों को बैठाया गया था। पैदल सेना के हाथ में कुल्हाड़ियां, भाले और गदाएं भी थी। इस युद्ध में पोरस भारतीय राजाओं के जैसे रथ से लड़ने की परंपरा को छोड़कर अपने सबसे ऊंचे युद्ध हाथी पर सवार था और वह अपनी सेना के केंद्र में सबका मनोबल बढ़ा रहा था। पोरस ने अपनी तरफ से घुड़सवार सेना के साथ पहले किनारों पर हमला करने का निर्णय किया। उधर सिकंदर की ओर से भी घुड़सवारों के साथ युद्ध प्रारंभ किया गया, जिसमें भारतीय हाथियों ने उन्हें खूब परेशान किया। उसकी घुड़सवारी सेना बड़े बड़े हाथियों के सामने टिक नहीं पा रही थी और धीरे धीरे सिकंदर की सेना परास्त होने लगी। पर पोरस की सेना उनके कंपेयर में बहुत कम थी, इस कारण अभी भी हार का खतरा बरकरार था। कुछ देर बाद सिकंदर की सेना ने अपने 6 मीटर लंबे भाले की मदद से हाथियों की आंख और सूंड को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद माहौल अचानक से बदल गया। हाथी बहुत घायल हो चुके थे, जिस कारण वे बेकाबू होकर अपनी ही सेना को रौंदने लगे और इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद पोरस की सेना में अफरा तफरी मच गई और अपने ही हाथियों से बचने के लिए पीछे की ओर चले गए। उधर पोरस अपनी पूरी वीरता के साथ युद्ध करता रहा और इसी बीच उसका सामना सिकंदर से होता है। वह सिकंदर को देखते ही बड़ा क्रोधित हो उठा और उसने उसके प्रस्ताव को सुने बिना ही भाला फेंक दिया। इस भाले की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसने सिकंदर का घोड़ा मार गिराया और सिकंदर झट से नीचे गिर गया। ऐसा दृश्य इस मैसेडोनिया सेना ने आज तक नहीं देखा था। जल्द ही कुछ अंगरक्षकों ने सिकंदर को वापस खड़ा कर दिया, पर इस घटना के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल काफी हद तक गिर गया था। इधर एक और सिकंदर तो दूसरी ओर सिकंदर द्वारा जीते गए अन्य भारतीय राजा उस पर आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण पोरस की सेना चारों तरफ से घिर गई। सिकंदर कोशिश करता रहा कि पोरस से उसकी मुलाकात हो जाए, परंतु वह नहीं मान रहा था। बाद में पोरस के एक करीबी मित्र मेरोज ने उसे मना ही लिया, जिसके बाद पोरस सिकंदर के सामने पहुंच जाता है। दोस्तों, यूनानी इतिहासकारों ने इस युद्ध के बारे में अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की हैं। एक अन्य वर्णन में यह मिलता है कि पोरस सिकंदर के मनाने पर नहीं, बल्कि युद्ध में पराजित होने के बाद सिकंदर के सामने लाया गया था, जिसके बाद सिकंदर पोरस से पूछता था कि हे राजा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस उत्तर देते हुए कहता है कि राजा, आप जैसा व्यवहार अपने शत्रुओं के साथ करते हैं वैसा ही मेरे साथ करें। इस तरह वीर पोरस ने कभी भी हार नहीं मानी। इन सब से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस के साथ एक राजा के जैसा ही व्यवहार किया और उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। बस वहां अलेक्जेंडर सिकंदर ने 2 शहर बौकेफला और निकेया नाम के 2 शहरों की स्थापना की, जो कि उसकी विजय का प्रतीक बना। इतिहासकार एरियन के अनुसार इस युद्ध में अलेक्जेंडर सिकंदर ने लगभग 1000 सैनिकों को खोया था, तो वहीं पोरस के 23,000 सैनिक मारे गए थे। बाद में 326 बीसी में सिकंदर की सेना नंद साम्राज्य की सीमाओं के पास पहुंच गई थी, पर लगातार अभियानों से उसकी सेना थक चुकी थी और यहाँ की जलवायु भी उन्हें रास नहीं आ रही थी, जिसके बाद सेना ने मांग की उन्हें पश्चिम में लौट जाना चाहिए। लेकिन सिकंदर ने तुरंत तो उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया और दक्षिण में सिंधु नदी के किनारों को अपने साम्राज्य की सीमाओं के रूप में व्यवस्थित कर लिया। फिर धीरे धीरे उसे वापस ही लौटना पड़ा। दोस्तों, इस तरह सिकंदर और पोरस के बीच बैटल ऑफ हिडिस्पस हुई, जिसके बाद में हमें केवल यूनानी इतिहासकारों द्वारा ही पता चला है। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता, इसीलिए इसकी सत्यता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये ऐतिहासिक जानकारी? ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।